जी हाँ साथियों, अगर आप मनोविज्ञान की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो आप यहाँ से मनोविज्ञान की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने मनोविज्ञान को कंप्लीट पढ़ लिया है, तो आप यहाँ से मनोविज्ञान का रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं मनोविज्ञान की एक नई शुरुआत, जिसमें चीजें वही होंगी लेकिन पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति की। तो एक कहानी के माध्यम से आपके सामने रखते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति को। ठीक है? तो आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं 5वीं सदी ईसा पूर्व, इसका मतलब है 500 ईसा पूर्व, मतलब जो 500 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से। ठीक है? तो ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले की बात है, जब सुकरात अस्तित्व में थे, मतलब सुकरात उस समय थे, उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है? उसके बाद उनके शिष्य प्लेटो आए, और उसके बाद प्लेटो के शिष्य अरस्तु आए। अरस्तु थे 4वीं सदी ईसा पूर्व, मतलब 400 साल पहले ईसा ईसा मसीह के जन्म से। ठीक है? तो अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई किसका शिष्य कौन है। सुकरात गुरु है प्लेटो के, और प्लेटो गुरु है अरस्तु के। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है? अब यह एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्लेटो है, उनकी पुस्तक है रिपब्लिक। ठीक है? तो आपको इनकी पुस्तक को ध्यान रखना है। इनकी पुस्तक है रिपब्लिक। तो अब आगे चलते हैं। अब चौथी सदी, मतलब 400 ईसा पूर्व में क्या हुआ। हुआ ये कि जो अरस्तु थे, उन्होंने दर्शन शास्त्र, एक सब्जेक्ट चलता था पहले, जैसे हमारे भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मतलब ये अलग अलग सब्जेक्ट चलते हैं, ऐसे ही दर्शन शास्त्र एक विषय चलता था। उसमें एक नया टॉपिक आत्मा का अध्ययन, उसकी शुरुआत कर दी। ठीक है? अब आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान मतलब मनोविज्ञान का अर्थ आगे जाके आत्मा के अध्ययन से ही लिया जाने लगा। ठीक है? तो शुरुआत आत्मा के अध्ययन की किसने की शुरुआत? अरस्तु ने की थी, चौथी सदी ईसा पूर्व में। इसलिए आगे जाके अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना गया। ठीक है? लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे यह आ जाती है, एक उसी टाइम के मतलब समकालीन रहे होंगे उसी समय के एक दार्शनिक या विद्वान मान सकते हैं इनको, काल्सनिक को, ये कहते हैं कि नहीं भाई साहब, जो प्लेटो है, वो जो अरस्तु के गुरु हैं, वो पहले ही आत्मा के अध्ययन के बारे में चर्चा करते थे। ठीक है? तो कोलसनिक के अनुसार, कोलसनिक किनको मानते हैं? प्लेटो को मानते हैं किसका जनक, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है एग्जाम की दृष्टि से, अरस्तु ही मनोविज्ञान का वास्तविक जनक है, जैसा कि माना जा रहा है। ठीक है? तो कैसे हुई मनोविज्ञान की शुरुआत? अरस्तु जो प्लेटो के शिष्य थे, उन्होंने कैसे की? दर्शन शास्त्र जो सब्जेक्ट चलता था, उसमें आत्मा एक टॉपिक लिया। आत्मा एक मतलब जो विषय था, उसमें एक टॉपिक ले लिया आत्मा, और उसके अध्ययन की शुरुआत की। इसलिए आगे जाके मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना गया। इसलिए अरस्तु को ही मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है? अब आत्मा का विज्ञान, ये जो 400 ईसा पूर्व से, 400 ईसा पूर्व में जो अरस्तु ने कहा था आत्मा के अध्ययन के बारे में, मतलब शुरुआत की थी, वो कब तक चला? जो 16वीं सदी तक, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1600 साल बाद तक यही धारणा प्रचलित रही। मनोविज्ञान को क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान को माना गया। अब 1600 ये साल और 400 ये साल, तो कितने हो गए टोटल? 2000 साल तक ये मत प्रचलित रहा आत्मा का। ठीक है? अब 16वीं सदी तक ये मत प्रचलित रहा, और इस मत को चलाने वाले अरस्तु थे मुख्य रूप से, प्लेटो उनके गुरुजी थे जो कि सहायक थे। ठीक है? अब इसी जब 16वीं सदी में ये सब चीजें चल रही थी, 16वीं सदी तक ये मत चल रहा था, उसी समय एक यूनानी दार्शनिक भी थे, रूडोल्फ गोइकल। रूडोल्फ, नाम ढंग से लिख देते हैं इनका, रूडोल्फ गोइकल, गोइकल कल। ठीक है? तो ये रूडोल्फ गोइकल है। तो ये भी जब 16वीं सदी तक ये मत चल रहा था आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान। ठीक है? तो 16वीं सदी में ही एक नए दार्शनिक आए,
यूनानी दार्शनिक रूडोल्फ गोइकल, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया, साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजिया। और इसी साइकोलॉजिया पुस्तक में साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया उन्होंने, किसके लिए? मनोविज्ञान के लिए। और अंग्रेजी में आज तक यही शब्द प्रचलित है मनोविज्ञान के लिए। तो साइकोलॉजिया पुस्तक किसकी है? रूडोल्फ गोइकल की। और ये साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया? रूडोल्फ गोइकल ने। किसमें दिया? इनकी पुस्तक में लिखा, मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द। ठीक है। तो साइकोलॉजी जो इंग्लिश वर्ड है, उसको सर्वप्रथम अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान के लिए यूनानी दार्शनिक रूडोल्फ गोइकल ने लिखा। ठीक है। अब ये साइकोलॉजी को तोड़ के देख लेते हैं भाई, ये क्या है। साइकोलॉजी जो है मुख्यतः ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में अगर ग्रीक नहीं दे रखा हो तो लेटिन के लिए जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन मुख्यतः किसके लिए जाएंगे? अगर ग्रीक है तो ग्रीक ही करेंगे, और ग्रीक लेटिन दोनों दे दे तो भी ग्रीक करेंगे। ठीक है। लेटिन तो एक तरीके से काम चलाऊ चीज है जब दी नहीं जाए। तो साइकोलॉजी को तोड़ के देखते हैं। साइकी प्लस लोगस, साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन। तो ये बात तो पहले से ही कह रहे हैं अरस्तु भाई, आत्मा का अध्ययन है क्या? मनोविज्ञान। तो इन्होंने भी साइकोलॉजी को, जो रुडोल्फ गोइकल थे, उन्होंने साइकोलॉजी जो वर्ड सर्वप्रथम काम में लिया मनोविज्ञान के लिए, तो उन्होंने भी थोड़ा दिमाग लगा के काम में लिया कि भाई आत्मा का अध्ययन ही बनना चाहिए, ऐसा कीवर्ड उठाते हैं। तो ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसी समय 16वीं सदी में ही एक और मनो मतलब दार्शनिक मान सकते हैं, भौतिक नहीं, ये दार्शनिक नहीं थे, ये भौतिक शास्त्री थे। मतलब फिजिक्स फिजिक्स के क्षेत्र में जो विशेष ज्ञाता होता है उसे भौतिक शास्त्री कहते हैं। तो भाई साहब ये थोड़े मतलब न जाने कैसे टेढ़े टाइप के थे। इन्होंने क्या किया, जो आत्मा का अध्ययन था उसको जबरदस्ती भौतिक शास्त्र में घुसाने की कोशिश की। अब आप ही थोड़ा दिमाग लगाओ, कहाँ भौतिक शास्त्र, कहाँ फिजिक्स और कहाँ आत्मा का अध्ययन। मतलब कहाँ पे साइंटिफिक चीजें और कहाँ पे ये आध्यात्मिक दार्शनिक न जाने कौन कौन सी चीजें। मतलब बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। उसके बावजूद भौतिक शास्त्र में आत्मा के अध्ययन को घुसेड़ने की कोशिश की। अब अगर ऐसी कोशिश करेंगे तो क्या रहेंगे? असफल ही तो रहेंगे अंत में। ठीक है। तो असफल रहे। तो 16वीं सदी में क्या क्या चीजें घटित हुई? जो आत्मा का अध्ययन था इसका मतलब जो आत्मा का अध्ययन था इसका मत 16वीं सदी तक ही चला, उसके बाद फेल हो गया। ठीक है। और 16वीं सदी में ही जो यूनानी दार्शनिक रूडोल्फ गोइकल आए, साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, और साइकोलॉजी शब्द मनोविज्ञान के लिए प्रयोग किया। और देकार्त थे जो भौतिक शास्त्री थे, वो भी 16वीं सदी के ही थे। ठीक है। अब ये 16वीं सदी में मत खत्म हो गया, तो 1600 से 1699 या 1700 ईस्वी। ठीक है। अब ये इसे कहते हैं 17वीं सदी। यहाँ तक इसे कहते हैं 17वीं सदी, 1600 से 1700 ईस्वी तक। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ, अब भाई जब आत्मा का विज्ञान नहीं कहा जा रहा मनोविज्ञान को, तो अब इसमें कुछ ना कुछ तो कहा जा रहा होगा। ठीक है। तो इस समय जो 17वीं सदी थी, इस समय इटली के दार्शनिक थे, इटली के दार्शनिक है पोम्पोनोजी, वो आए और उन्होंने क्या कह दिया उठा के, नहीं भाई साहब, आत्मा का विज्ञान नहीं है मनोविज्ञान, ये तो मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आगे जाके इनसे पूछा भाई साहब ये मन मस्तिष्क क्या है, क्या है इनके प्रकार, मतलब कैसे कह सकते हैं मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान। तो ये आगे जाके इनकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, फेल हो गए ये भी। तो बस क्या हुआ, ये मत भी फेल हो गया। न तो आत्मा का विज्ञान रहा, न मन मस्तिष्क का विज्ञान रहा। अब ठीक है, ये चीज 17वीं सदी में दी गई थी, ये 18वीं सदी तक भी रही ये वाली चीज। ठीक है। सत ये रही जैसे कि 1600 से 1800 तक रही, मतलब 200 साल तक रही। उसके बाद आगे जाके फेल हो गई। अब 18वीं सदी में कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये चीज प्रचलित रही, मन मस्तिष्क का विज्ञान। तो अब 19वीं सदी में चलते हैं। 19वीं सदी में अब आगे क्या हुआ, 1870, ये 19वीं सदी आपको समझा देता हूं मैं। 1800 से लेकर 1900 तक, इसको 19वीं सदी ही कहेंगे। ठीक है। तो 1870 इसके बीच में आया। ठीक है। तो 1870 में विलियम जेम्स, जो ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को पृथक कर लिया। जो भाई साहब अभी ये मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा जा रहा था, किसको? मनोविज्ञान को, कभी आत्मा का। तो ये सब चीजें अब तक 1800 ईस्वी तक ये सब किसके अंदर चल रही थी? दर्शन शास्त्र में चल रही थी ये सब चीजें। मनोविज्ञान को अलग से एक विषय नहीं बनाया गया था। लेकिन पहली बार 19वीं सदी में किसने? विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र 1870 में क्या कर लिया,
मनोविज्ञान को पृथक कर लिया और स्वतंत्र विषय बना लिया। भाई साहब, अब जो व्यक्ति किसी टॉपिक को अलग से विषय के रूप में एक महत्ता प्रदान करेगा, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ कहा जाना चाहिए। तो जो मनोविज्ञान थी, उनका जनक तो अरस्तु को कह दिया गया। अब ऐसे तो नहीं है भाई अरस्तु को हटा दे अब इनको लगा दे। तो अब क्या किया गया, आधुनिक मनोविज्ञान, जो प्राचीन मनोविज्ञान था वो 1800 तक खत्म हो गया। अब आधुनिक मनोविज्ञान, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान को अलग से विषय बना दिया दर्शन शास्त्र निकाल के, ठीक है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाए विलियम जेम्स, ठीक है। और इन्होंने, विलियम जेम्स ने फिर इसको क्या कहा, जो मनोविज्ञान है, उन्होंने न तो आत्मा का स्वीकार किया न मन मस्तिष्क का विज्ञान, इन्होंने कह दिया भाई साहब ये चेतना का विज्ञान है मनोविज्ञान, ठीक है। इन्होंने भी कह दिया कोई बात नहीं है, 1800 से मतलब 19वीं सदी में जाके। अब विलियम जेम्स ने इसे चेतना का विज्ञान कहा मनोविज्ञान को। अब चलते हैं 19वीं सदी तक, मतलब 1900 ईस्वी तक ये मत प्रचलित रहेगा। आगे देखते हैं। अब इसी समय जो 19वीं सदी थी, इनके जैसे नाम मिलते जुलते हैं, एक तो विलियम जेम्स है। तो विलियम जेम्स की कहानी खत्म हो गई, इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। क्यों कहा गया ये सब हमने आपको समझा दिया। इसी समय के एक और मनोवैज्ञानिक, ये दोनों देख अमेरिका के हैं, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, ठीक है। तो इसी समय के एक और मनोवैज्ञानिक है विलियम वुंट, ठीक है। वो भी आए, उन्होंने भी कुछ ना कुछ चीजें चीजें की, हरकतें की। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्मनी था, ठीक है, जर्मनी में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, उसमें मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित कर दी। अब मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित कर दी, तो इनको कह दिया मनोविज्ञान का, क्योंकि इनको भी तो कुछ ना कुछ देंगे। तो प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक इनको कह दिया। तो ध्यान रखना, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम जेम्स। और प्रयोगात्मक का कौन है, विलियम वुंट। तो कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहां तक बात चल रही थी। 19वीं सदी तक क्या हुआ, अब जैसे कि 1870 में, तो मैंने अभी आपको बताया 1870 तक, अभी मैं यहाँ पे बता रहा था आपको 1800 ईस्वी में जो ये मत है, कौन सा वाला, मन मस्तिष्क का, वो खत्म हो गया। नहीं, ये गलत था। इसको आप समझ लीजिए, जो मन मस्तिष्क का मत है, ये चला था 17वीं सदी, मतलब 17वीं सदी का मतलब है 1600 से, ठीक है, 1600 से ये चला था 1870 तक, मतलब 270 सालों तक चला था, ठीक है। अब इसी समय 1870 ईस्वी में ही तो विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को पृथक स्वतंत्र विषय बनाया था। तो इसी समय से चेतना का विज्ञान कहा गया मनोविज्ञान को, ठीक है। 1870 19वीं ईस्वी में आता है, इसलिए 19वीं सदी कह दिया, ठीक है इसे। अब क्या हुआ, चेतना का विज्ञान का अभिप्राय मात्र 30 वर्षों तक प्रचलित रहा, ठीक है। 1870 में कहा इन्होंने, और 1900 ईस्वी तक ही प्रचलित रहा। अब 30 वर्ष हो गए ना, 1900 तक, ठीक है। तो 30 वर्षों तक ही प्रचलित रहा। और ये चेतना का विज्ञान किसने कहा था, मनोविज्ञान को, विलियम जेम्स ने कहा था। और ये 30 वर्ष तक ही प्रचलित रहा। और विफल क्यों हुआ, विफल होने के दो कारण हैं। एक तो विलियम मैकडूगल भाई साहब है, ठीक है, जिन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, विलियम मैकडूगल की, मतलब घुमा घुमा के पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो ये वाली पुस्तक जरूर आती है। द आउटलाइन साइकोलॉजी, विलियम मैकडूगल की पुस्तक है। इन्होंने क्या क्या लिखा था इसमें, कि चेतना एक बुरा शब्द है, और मनोविज्ञान के लिए, जो मनोविज्ञान का अर्थ चेतना के रूप में लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है, किसके लिए, मनोविज्ञान के लिए। तो चेतना शब्द जो विलियम जेम्स ने कहा था मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, तो उसकी निंदा एक तो विलियम मैकडूगल ने कर दी, ठीक है। कुछ तर्क दिए होंगे हमको क्या पता, लेकिन एक तो इस चीज का, चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान है, इसका असफल होने का कारण एक तो विलियम मैकडूगल हो गए, क्योंकि इन्होंने निंदा कर दी इस चीज की, ठीक है। अब चलते हैं सिगमंड फ्राइड, ठीक है, जो कि तगड़े वाले मनोवैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल सही बताया था, जो चेतन, हमारे मन की अवस्थाएं होती है, चेतन, अर्ध चेतन और अचेतन, ठीक है। तो चेतन भाग तो होता है 90%, और नहीं, ये गलत बता दिया मैंने, अचेतन भाग तो होता है 90% और चेतन भाग होता है 10%। इनके बीच का जो छोटा मोटा कुछ बच जाता है वो अर्ध
चेतन होता है, ठीक है। तो मुख्य मुख्य भाग कौन सा रहा? अचेतन, क्योंकि ये 90% अकेला ही। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब आप गलत बोल रहे हैं, आपको अचेतन को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ गलत हो गया। ये अर्ध चेतन 90% नहीं है, इसको सही कर लेते हैं। ये अचेतन 90% है, ठीक है। अचेतन 90% है और ये अर्ध चेतन है इनके बीच का। तो जो ये सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने क्या कहा, जो विलियम मैकडूगल ने तो कह दिया है भाई ये गलत गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण मनोविज्ञान के लिए चेतना का विज्ञान कहना। जो विलियम जेम्स ने चेतना का विज्ञान कहा था मनोविज्ञान को, उसके लिए सिगमंड फ्रायड ने कहा वैसा आप कह तो सही रहे हो चेतना का विज्ञान, इसमें ज्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, क्योंकि जो चेतन भाग है वो 10% ही है, अचेतन भाग है 90%। तो इम्पोर्टेंट तो ये है, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान? तो दूसरा मत ये रहा, इसको कैंसिल करने का, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, ठीक है। तो इस कारण चेतना का विज्ञान जो मत था वो कैंसिल हो गया 30 वर्षों के अंदर। मतलब 18, थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं, 1870 में आया था विलियम जेम्स के द्वारा ये मत चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान के लिए, और 1900 ईस्वी तक चला, ठीक है, ठीक है। इसके बाद 20वीं सदी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। 1900 से 2000 तक 20वीं सदी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक वो चला 30 वर्षों तक, उसके बाद असफल हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा? अब 20वीं सदी में क्या आएगा? 20वीं सदी में नए मनोवैज्ञानिक आ जाएंगे, उनका नाम है जेबी वाटसन। उन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान को उन्होंने कह दिया भाई साहब ये तो व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। तो जेबी वाटसन क्या कहलाए आगे जाके? व्यवहारवादी कहलाए। और यही मत जो व्यवहार का विज्ञान है, यही सफल रहा और यही आज तक प्रचलित है, ठीक है। जो 20वीं सदी है 2000 उससे लेके अब तक, आगे का पता नहीं है, आगे चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी तक यही प्रचलित है जो जेबी वाटसन का है, ठीक है। तो व्यवहार का विज्ञान वर्तमान में जो प्रचलित है मनोविज्ञान का रूप स्वरूप, वो जेबी वाटसन ने दिया, और जो दिया था 20वीं सदी में, मतलब 1901 से लगा लो आप, 1901 से जो प्रारंभ होती है वो 20वीं सदी प्रारंभ होती है, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया जेबी वाटसन ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो अभी वर्तमान में जो मत प्रचलित है जो कि सफल रहा है वो व्यवहार का विज्ञान है, जेबी वाटसन ने दिया। अब आगे चलते हैं, मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं उनके जनक जो कि हमको याद करने ही है, उनको देख लेते हैं। जो संरचनावादी थे वो कौन है? विलियम वुंट है, जिन्हों जो कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी हैं, ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। और उनको ही क्या कहते हैं? संरचनावादी। कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन आएगा, संरचनावादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो विलियम वुंट टेकना वहां पे, ठीक है। दूसरा आता है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? ऐसे आ जाए तो विलियम जेम्स टेकना है, जो कि क्या है? विलियम जेम्स क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। क्यों है? क्योंकि इन्होंने इन्होंने पहली बार 1870 में दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करके नया सब्जेक्ट बनाया था। अब आगे पूछ ले, साहचर्यवाद के जनक। साहचर्यवाद के जॉन लॉक है, जो कि हमेशा आपको कहते मिलेंगे कि बच्चों का दिमाग खाली कागज की तरह होता है, ठीक है। जन्म के समय उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, ये परिभाषा इन्हीं की है, जॉन लॉक की। तो साहचर्यवाद के और ये ऐसे भी कहते हैं कि वो आगे जाके उस खाली कागज के समान दिमाग पे अपने साहचर्य व्यवहार लिखते हैं, ठीक है। इसलिए इनको साहचर्यवाद का जनक कहते हैं, जॉन लॉक को। आगे चलते हैं, प्रेरकीय या प्रयोजनवाद, जिन्होंने की विलियम मैकडूगल है, जो कि हमेशा निंदा का काम करते हैं। इन्होंने विलियम जेम्स की निंदा की थी चेतना शब्द के लिए, ठीक है। अब चलते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद आपको हमेशा याद रहेगा, जेबी वाटसन है, क्योंकि इन्होंने ही मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। गेस्टाल्टवाद आगे पढ़ेंगे, ये आगे जो मतलब सिद्धांत आएंगे उनमें मैक्स वर्दिमर गेस्टाल्टवाद के जनक है। ये आपको अभी ये ध्यान रखना है, आगे आपको याद हो जाएंगे। मनोविश्लेषणवाद, ये भी आगे सिद्धांत आएगा, सिगमंड फ्रायड ने दिया था। तो मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। तो कहानी की तरह आज हमने मनोविज्ञान को पढ़ा, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और जो अभी आपको ये चीजें बताई गई है बिल्कुल करेक्ट है, भ्रमित ना हो। किसी जगह किसी का जनक अलग दिया होता है तो उसमें आप ना पढ़ें, एक ही जगह से पढ़ें। धन्यवाद।